किसी भी रेगुलेटर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? जिस किसी भी बिजनेस या फिर जिस किसी भी कम्युनिटी को वो रेगुलेट कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करें, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। अगर कोई गड़बड़ है तो उसका तुरंत पता चले और सही एक्शन ले, उसे सुधारे। लेकिन इतना ही नहीं, सबसे सही रेगुलेटर वो होता है जो सिर्फ गड़बड़ियों को रोकने का काम ही न करें, बल्कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उस अच्छे काम को आगे बढ़ाने में भी मदद करे, बिजनेस को बढ़ाने में ऐसा माहौल बनाए जिससे कि सबको लगे हाँ, काम करने में मज़ा आ रहा है। तो आइए आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे रेगुलेटर से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा किया है। और इस पहले साल की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जिस रेगुलेटर से बाज़ार को, बाज़ार के पार्टिसिपेंट्स को, सबको बड़ा डर लगता था, उस डर से एक ट्रस्ट का माहौल बना है, एक रेस्पेक्ट का माहौल बना है। जी हाँ, आपकी मुलाकात करवाता हूँ सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर, और सबसे पहले धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और एक साल आपके कार्यकाल का पूरा हुआ है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी सर। धन्यवाद। एक साल हुआ है सर सेबी में आकर आपको। जाहिर सी बात है, जब पहले दिन आपने सेबी चेयरमैन की कुर्सी संभाली, बड़े सारे चैलेंजेस रहे होंगे आपके सामने। उस समय क्या आपको लगा कि एक ये काम मुझे सेबी चेयरमैन बनते ही सबसे पहले करना है, और जो आपने करके दिखाया वो बताएं सर। ऐसा कोई मैं एक प्री मेडिटेटेड वे से नहीं आया था जी। पहले दिन मैंने कहा था कि हम 4 प्रिंसिपल्स पे काम, सिद्धांतों पे काम करेंगे जी। एक ट्रस्ट, दूसरा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, टीम वर्क, सहयोग से काम करना, और टेक्नोलॉजी। और इन चारों सिद्धांतों को प्रयोग करते हुए एक संतुलित रेगुलेशन अप्रोच, ऑप्टिमम रेगुलेशन, ना बहुत ज़्यादा अधिक ना बहुत कम, उस रेगुलेशन की ओर चेष्टा करेंगे। तो एक बीते साल में हमारे सब सेबी के हमारे साथी हैं जी, उनके साथ, और बाहर के लोग जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो सेबी के साथ जुड़े हुए हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, और डिफरेंट जो एसोसिएशंस के हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लोग हैं, इनके साथ मिलकर फीडबैक लेते हुए हमने इस साल को एक ईयर ऑफ रिफॉर्म यानी सुधार का वर्ष किया है। और सुधार कैसे, जो हमें ऑप्टिमम रेगुलेशन की ओर ले जाएं, जहां हम अपने रेगुलेशंस को एक तरह से जैसे दिवाली में करते हैं सफाई, वैसी सफाई भी करें जी, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लें, मार्केट डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रुख रखें, और रेगुलेशन में एक संतुलन लाएं। जी। और जो हमारी टिपिकल प्रॉब्लम्स उस समय की मार्केट की हैं उनको हम देखें। बिल्कुल। और सर, मैं मीडिया में होने के नाते एक फीडबैक आपको देना भी चाहता हूं कि चाहे वो मीडिया की तरफ से हो या मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, पिछले एक साल में जो सबसे बड़ी चीज़ आपकी रिफॉर्म्स वाली प्रोसेस में लोगों ने नोटिस की है वो है सेबी की रिसेप्टिवनेस। अगर किसी बात को कहा जाता है या आइडियाज़ दिया जाता है तो सेबी सुनती है, और अगर ठीक लगे तो उसे लागू भी करती है। और इसी वजह से सेबी का एक साल में रेस्पेक्ट पिछले एक साल में काफ़ी बढ़ा भी है। जो सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा भी कि हम ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, इस वक्त आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट में जिस तरह की तेज़ी हुई है, लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले हैं कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाकर पैसे उनसे ऐंठ लिए जाए। एट द रेट ऑफ वैलिड, और जो आपने सीक्रेट टूल बनाया है सेबी ने, मैं सबसे पहले उसके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। इसके पीछे क्या मकसद था और कहाँ तक इसमें कामयाबी मिली है? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि एक कोई भी आम इन्वेस्टर्स पैसा अगर किसी को दे रहा है तो वो वैलिड होकर सही जगह पहुँचे, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत डिजिटल है। यूँ कहें तो संसार में लगभग 50% जो ट्रांजैक्शन है डिजिटल, वो भारत में हो रही हैं। जी। अब इस डिजिटल में सहूलियत तो है, लेकिन रिस्क्स भी बड़े हैं। और रिस्क ये बड़े हैं कि लोग बड़ी आसानी से
लोगों का पैसा का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में ले पाते हैं। जी। तो एक हाई रिटर्न देने के लिए एक, और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लोगों को लुभाना, और इन्फ्लुएंसर्स के जो बहुत सारे साइबर स्पेस में हैं उसमें बड़े बड़े वादे करते हुए लोगों को एक इस कम्युनिटी में लाना, और जहाँ की फेक रिटर्न्स दिखाकर उनका पैसा ऐंठना। अब वो मार्केट में आता ही नहीं है पैसा, उससे पहले ही वो चंपत हो जाता है। अब उस तरह के फ्रॉड्स जिसमें कि जो बेसिकली टिपिकल साइबर फ्रॉड्स है, किसी ने धोखाधड़ी की है, पुलिस में उसकी कंप्लेंट होती है, 1930 में लोग जाते हैं, लेकिन बहुत देर में जाते हैं। इतनी देर में जाते हैं कि तब तक वो पैसा उड़ चुका होता है और बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं। और पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये कोई एक दो नहीं है, न्यूमरस इंस्टांसेस आते हैं, और उसको हम कैटेगरी दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं स्टॉक मार्केट में, तो हाँ, तो इट इज़ अ प्री इन्वेस्टमेंट स्कैम। तो उसको रोकने के लिए हमने ये कहा कि एक जागरूकता चाहिए, और वो जागरूकता कैसी हो? जागरूकता तो आप कहें कि ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, वो तो एक बात है जी। दूसरा एक है, क्या हम ऐसा कोई टूल बना सकते हैं जिससे कि यदि हम उस टूल को प्रोपेगेट करें तो लोग आसानी से वेरीफाई कर सकें जी। तो ये हमने यूपीआई वैलिड, एक सबसे पहले यूपीआई सिस्टम जो इतना अच्छा हमारा सिस्टम है उसके अंदर एक सब सिस्टम क्रिएट किया एनपीसीआई के मदद से, जो यूपीआई वैलिड, और उसमें यूपीआई के जो हैंडल्स होते हैं, जो हैंडल का नाम होता है इसमें अलग नाम होता है, इसमें VALID वैलिड भी उसमें एक वर्ड शामिल होता है हर जगह, ब्रोकर्स हों, चाहे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे कोई हों, और जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो उस मनी को रिसीव करेंगे, उन सबको ये आवश्यक है कि वो वैलिड हैंडल्स लें, और उनको दिए गए। अक्टूबर से ये व्यवस्था की गई, और उसमें हमारा जो सेबी चेक आया है, एक टूल हमने विकसित किया जी। वो हमारी सारथी ऐप में, जो एक सारथी हमारी सेबी की ऐप है जी। और आपके ज़रिए मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा कि बहुत से लोग उस सारथी ऐप को डाउनलोड करें जी। और उसमें सेबी चेक भी है। उसमें सेबी चेक करके यदि खुद पहली बार निवेश करने वाले लोग वो उसको यूज़ करें, यदि नहीं भी हैं तो अपने जो भी जानकारी लोगों को ये सलाह दें, सीनियर सिटीज़न को सलाह दें। बहुत से सीनियर सिटीज़न रिटायरमेंट सेविंग्स अपनी गंवा रहे हैं, राइट। और उससे कम से कम ये पहले चेक कर लें कि जो भी QR कोड या UPI हैंडल या फिर बैंक अकाउंट उनको लोग कह रहे हैं इसमें आप पैसा जमा करिए, आप 30 सेकंड्स के अंदर उसको चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड ही नहीं है। करेक्ट भाई ये तो तुम्हारा अकाउंट होगा लेकिन ये स्टॉक मार्केट से संबंधित अकाउंट नहीं है, और वहीं से ही उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। एब्सोल्युटली। तो ये कैसे हम लोगों तक व्यापक फैलाएं, और तो उसमें हमने अब दूसरा इसका एस्पेक्ट जो कैंपेन का है कि उसको कैसे इस सेबी चेक टूल को, तो एक सेबी वर्सेस स्कैम कैंपेन सब जगह लॉन्च हुआ, आपने भी देखा होगा। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, इन सब ने मिल के सेबी के साथ मिल के काम करके एक मल्टीमीडिया कैंपेन चलाई, और उसकी सक्सेस को देखते हुए अब हमने इसका फेज़ 2 यानी कि प्रोजेक्ट जागरूक शुरू किया है। उसके अंतर्गत जितने भी थीम्स हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस थीम्स हैं जी, उनको मल्टीमीडिया रूप में करते हुए, और उसमें फिज़िकल भी है जिसमें फ़िज़िकल इंटरेक्शन से किया जाएगा, और बहुत कुछ ऑनलाइन है, उसको डिफरेंट कंटेंट के माध्यम से मल्टीपल लैंग्वेजेस में इस चीज़ को कैसे पहुंचाया जाए, अब इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और इस बीच में हमने ये भी एक AI टूल को यूज़ करते हुए सर्वम के साथ हमने एक पायलट भी किया, जिसमें लगभग 3,85,000 इन्वेस्टर तक कॉल्स गई, और उनको एजेंट के द्वारा, AI एजेंट के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये व्यवस्था की गई कि वो सेबी चेक के बारे में
बात करे जी। या समझाए, तो इससे हम रीच हमारी और भी बढ़ जाएगी। यदि ये सक्सेसफुल होगा तो हम AI अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे यूजिंग AI टूल, जिससे कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था मुझे लग रहा है कि प्री इन्वेस्टमेंट स्कैम की है जी। जो हमने रोकने की है, और जो कि दीर्घकालिक है, और हर समय नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे, तो उनको यदि ये वाली टूल की व्यवस्था होगी तो काफ़ी हद तक हम स्कैमस्टर्स को भगा पाएंगे मार्केट से। बिल्कुल। और इसीलिए आप ध्यान से सुने और समझे। अगर स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी ये कहे कि मुझे पैसे दीजिए, मुझे निवेश करना है, सारथी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर चेक करिए जो किसी अकाउंट में आप पैसा देने वाले हैं, जिस आदमी को देने वाले हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। आपको तुरंत पता चल जाएगा। नहीं है, 30 सेकंड की एक्सरसाइज में आप गलत और सही का अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये बड़ा काम सेबी की तरफ से हुआ है। एक और बड़ा इसमें दूसरा जी, एक जी, जो काम हुआ है, वाइट लिस्टेड ऐप्स। जी। आपकी जितनी ब्रोकर ऐप्स हैं वो हमारे वेबसाइट में हैं और एक्सचेंजेस के वेबसाइट में। राइट। 80 लाख करोड़ की यूनिवर्सिटी पूरी इंडस्ट्री हो चुकी है म्यूचुअल फंड्स की, और पिछले एक साल में सेबी ने काफ़ी कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर काम किया। कई नए प्रोडक्ट्स आए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को आपने रिक्लासिफिकेशन किया है, सिंपल किया है इन्वेस्टर्स के लिहाज से। लेकिन म्यूचुअल फंड से हटकर भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, रीट्स हैं, इनविट्स हैं, AIFs हैं। इनको लेकर सेबी का क्या प्लान है? किस तरह से इन दूसरे प्रोडक्ट्स को आप बड़ा लिक्विड और इनका मार्केट बड़ा करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए जी। बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन के साधन चाहिए, फिर डिफरेंट रिस्क एपेटाइट के लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो इसलिए सब डिफरेंट स्ट्रीम्स और सेगमेंट्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक है जो कि पूल्ड व्हीकल की स्कीम बड़े आसानी से लोगों से उपलब्ध है, वेल रेगुलेटेड है। उसके बाद PMS स्कीम है, जिसमें PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपका कस्टमाइज वे से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। जी। उसके बाद AIFs हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरमेंट, प्राइवेट डेट, प्राइवेट कैपिटल करते हैं, अनलिस्टेड में भी करते हैं, लिस्टेड में भी करते हैं। और उसमें बहुत सारी स्कीम्स AI ओनली है। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटिवली लेस लिक्विड स्कीम्स हैं, इसलिए बहुत रिटेल को उसमें शामिल करने की इजाज़त नहीं है। तो ये AIF इंडस्ट्री भी आज जो 1 लाख करोड़ की थी 2019 में, वो आज 6 लाख करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट्स है और 14 लाख करोड़ की कमिटमेंट है। फिर उसके बाद आप देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में 58 लाख करोड़ आउटस्टैंडिंग है, जो कि अब यदि आप बैंक क्रेडिट देखा जाए इंडस्ट्री एंड सर्विसेज को, जी। उसका लगभग 60% जो आप समझें वो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का साइज हुआ है, जो कुछ सालों में वो पहले 40% था। जी। तो इसलिए वो मार्केट भी बड़ी है। उस मार्केट में हमने कई सुधार किए हैं कि रिटेल को उसमें कैसे लाया जाए। उसलिए 10,000 रुपीज़, पहले 1 लाख रुपए की सीमा थी, उसको 10,000 रुपीज़ किया। जी। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की व्यवस्था की, जिससे कि सेकेंडरी लेवल पे वो लोग परचेज कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का एक RFP प्लेटफॉर्म किया, EBP, जिसमें वो लोग EBP प्लेटफॉर्म से वो बिड करते हैं और प्राइस डिस्कवरी करते हैं। लेकिन बेसिकली प्राइमरी मार्केट जो है सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड इज़ लाइक एन OTC मार्केट, जिसमें कि बड़े इंस्टीट्यूशंस आपस में तय करते हैं और बॉन्ड्स एक दूसरे से खरीदते हैं। उसमें RFQ सिस्टम किया, जिसमें बाय सेल कोट की व्यवस्था की है। फिर हमने लिक्विडिटी विंडो की फैसिलिटी की। अब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्क इंडिसेस पे RBI और से भी काम कर रहे हैं कि बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स अच्छा उसमें आए, और एक पेपर RBI ने दिया है, बजट में भी अनाउंसमेंट हुई है। मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क की बात हम कर रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में बढ़े। लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ी एक और दिक्कत है कि एक तरफ इशूअर्स में ज़रूरत है कि वो लोग दें और पब्लिक इश्यूज भी लाएं। जी।
और दूसरा जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड्स हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। जी। तो तरह तरह के बॉन्ड की डिमांड करेंगे। जैसे क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड है, उसमें वो कर सकते हैं कि आप AA से नीचे ही बॉन्ड्स खरीदेंगे। राइट। तो इसलिए ताकि वो डीपन हो, आप रिटर्न ज़्यादा दे सकें, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी बढ़ेगा। तीसरी जो इशू है कि रिटेल के बारे में नॉलेज नहीं है, बॉन्ड के बारे में। ज़्यादातर अभी जो बॉन्ड मार्केट है वो बाय एंड होल्ड की है टू मैच्योरिटी, लेकिन यदि सेकेंडरी ट्रेडिंग उसमें नहीं आएगी, राइट, तो बॉन्ड मार्केट उससे ज़्यादा विकसित होगी नहीं। राइट। तो ये सारे देखते हुए बॉन्ड मार्केट को हम काफ़ी महत्व दे रहे हैं। उसके बाद रीट्स हैं और इनविट्स हैं। जी। रीट्स का साइज़ 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा है, इनविट्स का 7 लाख करोड़ AUM है उनका। और ये दोनों एसेट क्लासेस धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुई हैं, जबकि ये कुछ साल पहले तक बिल्कुल नदारत थी। स्मॉल स्केल पे SM रीट्स भी हमने इशू किया है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, कमोडिटी स्पेस में बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो सब तरह के डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स लगेंगे, नए प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स शुरू हुए हैं बिल्कुल 2 एक्सचेंजेस में। यस। तो उनमें भी और वैरायटी एज थिंग्स डीपन, उसमें मोर लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का कोई भी कैंपेन जो इन्वेस्टर को एजुकेट करने में आगे बढ़ा सकता है, हम हमेशा उसे भी साथ रहेंगे। एक और चीज़ जो पिछले 1 साल में इस सवाल का जवाब आपने कई बार दिया, लगभग हर कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे पूछा भी जाता है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन की हम बात करें, नए इन्वेस्टर्स की बात करें, तो F&O ट्रेडिंग को लेकर, ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। सेबी ने अपनी तरफ से काफ़ी कदम उठाए भी। अब बजट में STT बढ़ाया गया है। क्या ये माने कि अब डिबेट ओवर हो चुकी है, जो कुछ स्टेटस को है वही बना रहेगा, या अभी भी कुछ और बदलाव की संभावना है? क्या वीकली एक्सपायरी बंद होगी? कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम F&O इसको मना कहें, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस जी, ये डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन ये अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स हैं। जी। और इन अ वे इनका काफ़ी कुछ पर्पस भी डिफरेंट है और इनका रिस्क भी डिफरेंट है। जी। तो हमारी जो प्रॉब्लम इवन लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में भी नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम रहा है वो इंडेक्स ऑप्शन, वीकली शॉर्ट डेटेड ऑप्शंस में रहा है जी। और वहाँ पे ही एक्सेसिव एक्टिविटी है, क्योंकि एक्सपायरी डे पे वो प्रीमियम इतनी कम होती है कि उसको देखते हुए लोग एक्सपायरी डे पे बिल्कुल उसको एक तरह से पंटिंग का साधन मानते हैं। जी। तो इसलिए जो सॉल्यूशन है उसको भी हमको उस हिसाब से सोचना चाहिए। इन जनरल जो हमारे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मेजर्स लेने चाहिए थे वो बहुत से लिए गए हैं एज अ मार्केट मेजर्स, लेकिन जनरलाइज करने से क्या दिक्कत है कि हम लोग एक डेरिवेटिव, सारी डेरिवेटिव मार्केट्स को एक कलर देते हैं जो कि ठीक नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट्स का जो एडवांटेज है प्राइस डिस्कवरी का, लिक्विडिटी का, वो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है और उसको तो हम और बढ़ाना चाहिए। लॉन्गर टर्म फ्यूचर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स आएगी तो प्राइसिंग आएगी, अदरवाइज आप स्पॉट मार्केट में, डे हेड मार्केट में देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद या 3 महीने बाद सपोज आपको एक पर्टिकुलर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपके पास अभी क्या है व्यवस्था? सही। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप लॉक इन कर ही नहीं सकते प्राइस इस समय जी। तो यदि आपको इन्वेस्टमेंट मेजर्स लेने हैं, आपको लॉन्गर टर्म चाहिए होगा कि लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे और वो तभी होंगे जब आपके डेरिवेटिव्स डेवलप होंगे। तो इसीलिए डेरिवेटिव्स को हम जनरल एक ब्रॉड ब्रश से ट्रीट ना करें। ठीक बात है। जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनकी बात करें जी। और उनका क्या सॉल्यूशन आएगा और कैसे किया जाएगा उसकी बात करें। लेकिन अभी जो हम लोग रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं कि जो हमने मेजर्स लिए हैं उनका क्या इम्पैक्ट आया है, बिकॉज इतनी लेवल ऑफ एजुकेशन हुई है कि हमने स्टैट्यूटरी वार्निंग तक दी हैं लोगों को। रिटेल इन्वेस्टर्स ने
और एक्चुअली सेबी ने एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट बनाया जहाँ फंड रेजिंग बड़ी इजी हुई है, ढेर सारे आईपीओ भी आ रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, मार्केट से अच्छी कंपनियों के लिए पैसा लेना आसान है। लेकिन अब कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि वैल्यूशंस बड़े महंगे हैं, कुछ आईपीओ को या कुछ लॉस मेकिंग आईपीओस हैं वो भी मार्केट में आते हैं। सेबी का क्या सोचना है, किस तरह से एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स ये पता लगा पाए कि मुझे आईपीओ सही मिले, एक चीज़, और दूसरा ये कि आप आजकल जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, प्री आईपीओ ट्रेडिंग पोर्टल भी आप बनाने की बात कर रहे थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ लेजिटिमेट तरीके से आईपीओ के पहले भी ट्रेडिंग हो पाए। प्राइमरी मार्केट से जुड़े हुए इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय चाहता हूँ। तो आईपीओ में हमारा जो शुरू से ही ये स्टैंस रहा है कि ये हम डिस्क्लोजर बेस्ड रेजीम है। हम ये देख रहे हैं कि सब तरह के एंगल्स, सब तरह की इंफॉर्मेशन, और वो काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है। हमारे बड़े बड़े जो आईपीओ में यदि आप जाएं तो बहुत महीन इंफॉर्मेशन भी उसमें आपको मिल जाएगी, पास्ट की, फ्यूचर की, कंपेरेबल बिजनेस के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में। एक तो ये है कि वो इतना बड़े होते हैं कि ऑब्वियसली जिन लोगों के पास समय होता है या लोग होते हैं या उस तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग निश्चय उसको मोर एनालाइज करते हैं, एनालिस्ट हैं। तो हर वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ना समय है ना उसके पास कैपेबिलिटी है इतना समझने की। और दूसरा तो हम लोग उसमें एक और सुधार करते हुए ये कह रहे हैं कि हम एक ड्राफ्ट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी दें साथ साथ जब भी डीआरएचपी आता है, जो कि एक लिमिटेड वर्ड्स का हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन उसमें सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हों, जिसके कारण वो एक मतलब मेन कॉल ले सकते हैं इन्वेस्टर की इसमें हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सर, रिटेल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली भारत में मार्केट के पीछे बड़ी मजबूती से खड़ा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन एफआईज उनकी कंप्लायंस, उनकी एंट्री को लेकर सेबी ने काफ़ी नियम आसान किया। आपने स्वागत वाला नियम जो बनाया है उससे उनके काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन अभी भी एफआईज पूरी तरह से भारतीय बाजारों में आ नहीं रहे, उल्टा पैसा निकाल रहे हैं। शायद कहीं न कहीं वो टैक्सेशन को लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है। भारत के हिसाब से देखें तो शायद उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारे रिटेल और उनके बीच में। क्या सेबी का मानना है, क्या वाकई में जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं एफआईज के लिए, जहां उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, क्या हमें भी वो करने की ज़रूरत है ताकि एफआईज का पैसा निकले ना और भारत में और आए? देखिए, टैक्स इश्यूज़ पे मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो एफपीआईज़ का है, इवेंचुअली वो लोग पोस्ट टैक्स डॉलर रिटर्न्स देखें। जी जी। तो वो जब आपकी अर्निंग्स हैं उस हिसाब से जो कि उस तरह के पोस्ट टैक्स रिटर्न देंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो भी तो बिजनेस में हैं। राइट। और लेकिन ये भी सच है कि अबाउट $830 बिलियन इज़ देयर ऑफ एसेट अंडर कस्टडी, बोथ डेट एंड इक्विटी। डेट में लगभग 80 है और 775 के करीब जी बिलियन डॉलर्स वो उनके पास एक्विटी में है। और ये भी सच है कि उनका ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो रेशो है इन द लिस्टेड कंपनीज वो कम हुआ है। वो किसी ज़माने में वो 22-23% होता था, आज वो 17% है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का बड़ा है, बट वो एक, मैं तो उसको अच्छे साइन के लिए देखता हूँ कि ऑब्वियसली जो एफपीआई जो फॉरेन कैपिटल है वो ज़्यादा निम्बल है, वो कहीं भी जा सकती है। डोमेस्टिक कैपिटल इज़ मोर स्टिकी, और इंडिया की कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी डोमेस्टिक कैपिटल का रहना बहुत ज़रूरी है। और वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एफपीआईज़ के रिटर्न का भी, क्योंकि वो जाते हैं आते हैं, साइकिल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, दूसरे लोगों की रिलेटिव वैल्यूएशंस हैं, आपकी करेंसी है, फेडरल रिजर्व का स्टांस है। तो कई तरह के फैक्टर्स हैं जो उनको उनके पोस्ट टैक्स डॉलर रिटर्न को हैंडल करते हैं। टैक्सेस में एलिमेंट है क्योंकि पोस्ट टैक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। जी। तो यदि आप टैक्स निकाल देंगे तो उतनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी जी। बट यदि टैक्स है तो देन टैक्स को लेते हुए अर्निंग एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से होंगी।
बिल्कुल ठीक बात। तो मैं उसको उस डिबेट में ना जाते हुए, क्योंकि टैक्स मेरा विषय नहीं है, सरकार का है जी। हम अपने विषय पे कैसे ईज़ ऑफ डूइंग मेजर्स कर सकते हैं, फ्रिक्शंस दूर कर सकते हैं, उनका ईज़ ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो स्वागत FII, फिर जो FPI सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं उनके लिए रिलैक्स सिस्टम, रजिस्ट्रेशन में द्रुत गति लाना, उसको कैसे डिजिटाइज डिजिटल सर्टिफिकेट से उसको करते हुए उसको चंद दिनों में कर पाना, ये हमारी प्रचेष्टा है। काफ़ी हमने इसमें मतलब हाल ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट की है और इम्प्रूवमेंट जारी है। और उसके बाद उनके जो मेजर इश्यूज थे, जैसे ब्लॉक डील फ्रेमवर्क के लिए हो, क्लोजिंग ऑक्शन मैकेनिज्म हो, FPI नेटिंग के इश्यूज हो, इन सभी इश्यूज पे एक साल में हमने काम करके इनको रिजॉल्व किया। ठीक बात। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इससे बढ़िया मंत्र मिल नहीं सकता। खुद सेबी चेयरमैन कह रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने निवेश को अप्रोच करना चाहिए। मोर पावर्स टू यू सर, और उम्मीद करते हैं कि आपके बचे हुए कार्यकाल में भी जिस तरह से पहला साल आपका बहुत उपलब्धियों भरा रहा, बहुत कुछ आपने किया है, उससे कई गुना आप आने वाले समय में अचीव करें और कैपिटल मार्केट्स को मजबूत बनाने में सेबी की तरफ से, आपकी तरफ से इसी तरह का कंट्रीब्यूशन रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, बातचीत करने। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।